चलो बच्चों, आज हम जो कल पढ़ रहे थे अपने हिस्ट्री का जो चैप्टर था 3 वर्ग या 3 ऑर्डर्स, उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था बेटा कि 3 ऑर्डर्स में क्या क्या होना है, ठीक। तो उस 3 ऑर्डर्स में हमने सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में इसके बारे में थोड़ा सुना है कि फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ग होते थे। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है जो यूरोप है, ठीक है ना, वहां पर ये सिस्टम था, 3 वर्गों में विभाजित था। हमारे भारत में तो जातियों में समाज बटा हुआ था, लेकिन यूरोप में ये सारी जातियों में न बटकर 3 सेक्शन में या 3 स्टेट में डिवाइड था। यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना बेटा, यही पढ़ा था कल हमने। तो कहां तक पढ़ा था हमने बच्चों? हमने पहला वाला वर्ग यानी अभिजात वर्ग खत्म कर लिया था, और उसी अभिजात वर्ग में एक बात मैंने बताई थी, नाइट के बारे में पढ़ा था हमने। नाइट कौन होते हैं? जो अभिजात वर्ग है, जो हमारा सेकंड है ना, 3 स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट हमारा, हमें मालूम है क्लर्जी था। सेकंड स्टेट हमारा क्या था? हमारा कुलीन वर्ग। थर्ड स्टेट हमारा क्या था? सेकंड में हमारे नोबलिटीज थे, और थर्ड में हमारे जर्नल यानी सामान्य थे, ठीक है, सामान्य स्टेट में, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड स्टेट हमारा नोबलिटीज यानी कि जो अभिजात वर्ग है, और थर्ड स्टेट में हमारे सामान्य लोग थे, ठीक बेटा। इसके बाद हमने देखा सेकंड वर्ग हमने कल पढ़ा। कौन सा सेकंड स्टेट पढ़ा था हमने? सेकंड स्टेट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लॉर्ड हुआ करते थे, और जो लॉर्ड थे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जमीनें या जागीरें दी जाती थी, और ये जो जमीनों को फ्यूड कहते थे। क्या कहते थे? फ्यूड कहते थे। उसी से आगे चलकर फ्यूडलिज्म वर्ड निकल कर आया है, यानी सामंत वर्ग। तो हम कह सकते हैं सेकंड में जो अभिजात वर्ग था उसमें 2 डिवाइडेशन हो गया। एक हो गया हमारा सामंत वर्ग, जिन्हें लॉर्ड कहा जाता था, जिनको राजा बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी। उस जागीरों को, उस बड़ी टुकड़े को, जमीन के टुकड़े को फ्यूड कहा जाता था। ये वर्ड आपका जर्मन भाषा से आया था, और उसी वर्ड से डेवलप हुआ फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। तो सामंत वर्ग था पहले अभिजात वर्ग में, इतना क्लियर हुआ। इसी में एक और वर्ग यानी एक और सेक्शन डेवलप्ड हुआ इस अभिजात वर्ग में, वो था हमारा नाइट। क्या था हमारा बच्चों? नाइट। अब ये नाइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इतना हमने कल का रिवाइज कर लिया। तो ये नाइट कौन थे? जैसे कि हमें मालूम है कि जो ये सामंत वर्ग थे, इनको राजा जमीनें दिया करता था, और ये अपनी वफादारी राजा के लिए करते थे। जब भी राजा को जरूरत होती थी अपनी तरफ से सेना भेजते थे, क्योंकि ये जो काल था वो एक तरीके से युद्धों का काल था। 9th सेंचुरी से लेकर, है ना, तो युद्धों का काल था। अलग अलग प्रांतों में युद्ध चलते रहते थे। तो उस काल में ये जो सामंत थे, जो फ्यूडल थे, जो वो क्या करते थे? अपनी सेना भेजा करते थे राजाओं को जब भी जरूरत होती थी युद्ध में, ठीक। अब सामंत, हर वक्त तो युद्ध नहीं हो रहा, तो सामंत क्या करता था? किनको सैनिक बांधता था? जो अब काम नहीं है, युद्ध का काम नहीं है, तो वो खेतों में भी काम किया करते थे। एक तरीके से वो कृषक हुआ करते थे बच्चे। तो ये कृषक एक परफेक्ट, हम कह सकते हैं, सैनिक नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे सैनिक बेटा परफेक्ट? क्योंकि इनका काम कोई हर वक्त वो तो था नहीं युद्ध करना,
मोस्टली टाइम ये खेतों में निकालते थे। तो जब युद्ध होता था तो एक परफेक्ट सेना राजा को नहीं मिलती थी। तो उस टाइम इस सेकंड स्टेट में एक और सेक्शन बना जिसे कहा गया नाइट। ये नाइट्स क्या थे? ये नाइट्स एक तरीके से अच्छे घुड़सवार थे। इनकी क्वालिटी क्या थी? अच्छे घुड़सवार थे। ठीक है, हॉर्स राइडर्स और अच्छे वॉरियर्स थे। युद्ध के करने में इनकी कुशलता बहुत अच्छी थी। इनका काम केवल युद्ध करना होता था। अब ये क्या करेंगे? ये राजा से कनेक्टेड नहीं थे, ये किंग से कनेक्टेड नहीं थे बेटा। हाँ, किंग से नहीं थे। ये किससे थे? ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड किनको कहा जाता था? सामंतों को। किनको कहा जाता था बच्चों? बोलिए, लॉर्ड किनको कहा जाता था? सामंतों को। सामंतों को लॉर्ड कहा जाता था। तो इन जो नाइट थे, आप ये समझिए, इनका संबंध लॉर्ड से था। लॉर्ड का संबंध किससे था? किंग से था। किंग इनको जमीन देता था, लॉर्ड नाइट्स को बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दे देते थे, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें दे देते थे, जो 1200 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें होती थी। तो ये पूरी तरीके से इनके प्रति वफादार होते थे। इनका काम केवल ये होता था कि ये पूरे, जब तक युद्ध ना हो रहा है तो युद्ध का अभ्यास करें और घुड़सवारी का अभ्यास करें। अब इनको इतनी बड़ी जागीरें दी जाती तो उस जागीरों का क्या करते थे? उस लैंड का क्या करते थे? ये तो खेती नहीं करते थे। तो इसके लिए वो क्या करते थे? जो कृषक है उनको दे दिया करते थे ताकि वो खेती करें। तो उस एरिया में जितने इनको जमीन दी गई है उसमें उनका परिवार रहता था और उनके खेतों में जो काम करते थे उस एरिया में वो रहते थे। अब जो इनके यहाँ पर दास रहते थे बच्चे, उनके कुछ इन्होंने नियम निर्धारित कर लिए थे। क्या नियम निर्धारित कर लिए थे? ये अपने एरिया में एक आटा पीसने की चक्की लगाते थे, शराब निकालने की एक उद्योग लगाते थे। तो जो इनकी जमीनों में काम करते थे, जिनके परिवार उस एरिया में रहते थे, तो वो नाइट के ही चक्की से आटा पिसवाना उनके लिए कंपलसरी होता था। और साथ में उनके जो शराब निकालने का कारखाना है उसमें काम करना जरूरी होता था। एक तरीके से ये जो नाइट थे, ये बहुत सारे कृषक जो इनके यहाँ पर दास्ता का काम करते थे, इनके खेतों में काम करते थे, एक तरीके से कह सकते वो इनकी प्रजा हो जाती थी। समझ में आ रही है बात? राजा, राजा के बाद लॉर्ड, लॉर्ड के बाद नाइट। ठीक है, राजा ने बहुत सारी जागीरें दी, किसको? लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स में के एरिया में जो बड़े बड़े घर होते थे उसको हम मैनर कहते थे। क्लियर हो गया? उस मैनर में ये जो लॉर्ड्स होते थे, ये फिर बहुत सारी जमीनें किनको दे देते थे? नाइट्स को। इन नाइट्स को क्या करना होता था? जब भी लॉर्ड्स को जरूरत है सेना की, अपनी सेवा करते थे। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस मैम। है ना? समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? यस मैम। कोई डाउट है? मैम। यस, नो मैम। नो। कोई डाउट नहीं है। ओके, तो हमें समझ में आ गया। अभिजात वर्ग में सबसे ऊपर राजा, राजे ने अपनी जागीरें दी अभिजात को, अभिजात ने अपने ही एक अलग एरिया बना लिया लॉर्ड्स का, ये नाइट्स का। इन नाइट्स का काम केवल युद्ध करना होता था और ये वचन देते थे लॉर्ड्स को कि ये उनके लिए वफादार रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कई बार क्या होता था, ये लॉर्ड जब ये राजा युद्ध में जाता था तो अपने नाइट्स की सेवा उनको प्रदान कर देता था, दे देता था। ठीक है, कि आप उनके लिए भी युद्ध लड़ सकते हैं। और कई बार ऐसा होता था, जैसे कोई लॉर्ड है, उसका जो दोस्त है दूसरा, और उसने कोई युद्ध जीतना है, तो वो अपने नाइट्स को
क्या देता था, आप मेरे दोस्त के युद्ध में भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से ये इनके स्वामी होते थे नाइट्स के। इसलिए आपके यहाँ पे बहुत अच्छी एक कुछ पंक्तियां दी गई है नाइट्स की। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है तो उसका तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा, अगर वो लटका दिया जाता है तो तब मुझे भी उसके साथ लटका दो। यानी मैं पूरी तरीके से अपने लॉर्ड के प्रति वफादार हूं। ये जो पंक्तियां हैं बेटा, ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हो, साइड में जो पैराग्राफ होते हैं उन पर ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके 11th है, अब तक तो आपने 10th में केवल क्वेश्चन आंसर किए थे, लेकिन 11th में थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है आपके हिस्ट्री का एग्जाम का। तो उसमें आपके 3 पैसेज आते हैं, जैसे हिंदी में करते थे ना कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया और पैराग्राफ के बाद 5 क्वेश्चन दे दिए। हाँ, यस या नो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम, Yes, ma'am. सेम Yes, ma'am. पैटर्न, बस सेम वही पैटर्न हमें यहाँ पर मिलेगा। 3 क्वेश्चन आएंगे पैसेज के, यानी 15 मार्क्स के, जो आप थोड़ा सा भी इन पैराग्राफ्स को देख लेंगे। और ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पैसेज में आ गया है ये वाला, ठीक है। ऐसा आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये पंक्तियां किसके लिए लिखी गई है, तो आप लिख सकते हो ये पंक्तियां नाइट्स के लिए लिखी गई है। इन पंक्तियों से क्या स्पष्ट हो रहा है, इन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि जो नाइट्स हैं वो पूरी तरीके से अपने लॉर्ड के प्रति क्या है, वफादार है, ईमानदार है और उनको अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से प्रणबद्ध है। समझ में आ रहा है? तो ये पैराग्राफ भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ से ली गई है, एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये जो पंक्तियां ली गई है ये किस कवि ने लिखी है, कौन सी सदी में लिखी है, उस कविता का नाम लिखो। तो फ्रांसीसी कविता डून डे माइनस में ये पंक्तियां ली गई है। तो इस तरीके से जो साइड में आपके पैराग्राफ आते हैं, आपको लगेगा ये पैराग्राफ क्यों बेकार में दे दी है, लेकिन ये बेकार में नहीं है बच्चे। ये आपके जो 15 नंबर के मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पैराग्राफ से, इन्हीं बॉक्सेस से आता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं, जो नाइट्स, उस टाइम यूरोप में एक और बात चली, खास तौर से 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी में क्या चला कि जो गायक थे फ्रांस में, कुछ ऐसे गायक थे जो गली गली घूमते थे और इनकी वीरता का वर्णन करते थे। जैसे अगर हम अपने भारत के इतिहास में भी देखें तो हमारे यहाँ पर भी इस प्रकार के कवि मिलते हैं। हाँ, वो क्या करते थे, वो भी अपने राजाओं की कविताओं को उनकी वीरता का वर्णन करते थे। जैसे आपने हिस्ट्री में, हिंदी के इतिहास में पृथ्वीराज राज को पढ़ा होगा, उसमें चंद्रवर्धई ने पूरी तरीके से पृथ्वीराज का वर्णन किया है। तो कविताओं में, गीतों में करते हैं। और ऐसे ही उस वक्त भी यूरोप में 12th सेंचुरी में इसी प्रकार की परंपरा हमको वहां पर देखने को मिलती है। वहां पर भी जो जो लोग होते थे, जो गायक होते थे, वो गांव गांव जाके किसी भी नाइट की जो उनको अच्छा लगता था उसकी वीरता का वर्णन किया करते थे। क्लियर? इतना समझ में आ गया बच्चों? अब आता है हमारा, Yes, हमने पहले किया सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू बुक। अब हम चलेंगे फर्स्ट स्टेप पर। अब फर्स्ट स्टेप पे कौन था बच्चों, बता सकते हो? फर्स्ट स्टेप क्या है? पादरी वर्ग, क्लर्की, चर्च, ये आएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर भी, भारत के इतिहास में भी हमने अक्सर ये देखा है कि राजाओं से ऊपर धर्म रहा है। राजाओं ने भी उन धर्मों का समर्थन किया है जो समाज में ज्यादा लोकप्रिय थे। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, क्योंकि उस काल में बौद्ध धर्म समाज का एक प्रमुख धर्म बन गया था। तो इसी तरीके से यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। वहां पे भी जो फर्स्ट कहने को राजा है,
सारी पावर राजा के पास है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो स्टेटस बांटा है उसमें सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेज पर क्लर्जी यानी चर्च को रखा है। तो आज हम चर्च के बारे में प्रथम वर्ग यानी क्लर्जी यानी पादरी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जब यूरोप में ईसाई धर्म आया उससे पहले जो धर्म था अलग अलग जनजातियों में बटे थे, कोई यहूदी था, कोई जिप्सी था, लेकिन जब ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की तो मोस्टली यूरोप ईसाई धर्म को मानने लगा। और इसमें खास तौर से जो इनका पुराना जो ईसाई धर्म है, आपने 10th से भी पढ़ा, मैंने आपको बताया था ईसाई धर्म भी दो भागों में बटा है बाद में जाकर। एक है कैथोलिक, हाँ याद है इसको, कैथोलिक और मैम प्रोटेस्टेंट। हाँ प्रोटेस्टेंट। तो ये दो वर्गों में, लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग में है वो है आपका कैथोलिक। कौन सा है आपका? कैथोलिक। बाद में ये जब कैथोलिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई और बात नहीं करेंगे, मेरे बच्चे बंद करिए अपना माइक्रोफोन, अदरवाइज मैं आपको म्यूट कर दूंगी। मैं म्यूट इसलिए नहीं करती हूँ ताकि मुझे अच्छा नहीं लगे। जो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है साक्षी? साक्षी आवाज क्लियर आ रही है? साक्षी 11 थी। चलिए ठीक है, तो आप इधर ध्यान देंगे तो ये आपके दो धर्म थे, जिसमें पुराना धर्म था आपका कौन सा बेटा? कैथोलिक। जो स्टार्टिंग हुई है वो कैथोलिक धर्म से हुई है। क्लियर? कैथोलिक धर्म को जो कैथोलिक चर्च है उसको राजाओं का समर्थन मिला हुआ था, राजाओं का समर्थन मिला था। ठीक है, ये प्राचीन धर्म है ईसाई का। राजाओं ने इस चर्च को, किस चर्च को बच्चों? कैथोलिक चर्च को बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दे रखी थी। क्या दे रखी थी? बड़ी बड़ी जागीरें, भूमि। और उनको ये अधिकार दे दिया था कि वो इन जागीरों से, इस लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से वो टैक्सेस ले सकते हैं। ये उनका अधिकार था, उन किसानों से वो टैक्सेस ले सकते हैं। तो दूसरा क्या हम देखते हैं कि इसमें जो आप चलेंगे पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे, और धीरे जब इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जागीरें आ गई तो ये बहुत शक्तिशाली हो गए। और कुछ चर्च तो इतने शक्तिशाली हो गए क्योंकि उनके पास इतनी धन और संपदा आ गई कि वो राजा से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए समाज में। ठीक है, और खास तौर से इस टाइम पे रोम जो था, आज भी हम जो बोलते हैं वेटिकन सिटी है ना बेटा, वो रोम में जो रोम था, रोम का जो पॉप है वो आज भी इस टाइम पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। जितने भी ईसाई हैं, जो इनको हम बिशप, फादर, बिशप, इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसे बिशप, पॉप के बाद बिशप, बिशप के बाद फादर, इस तरीके से कैटेगरीज में बटे होते हैं। तो रोम में जो धर्म गुरु कह मान सकते हो कि रोम के चर्च का जो हेड होता था उसको पॉप कहते थे। उसी का आदेश पूरे ईसाई जगत में आज भी चलता है। रोम में, वो वेटिकन सिटी में एक तरीके से वो राजा है वहां का, वो इतना शक्तिशाली है। वहीं से जितने भी थे, उसके बाद गांव में चर्च आ जाते थे, है ना, शहरों में, फिर गांव में, उसी कैटेगरीज में जो उनके हेड होते थे वो उनको रैंक दिया जाता था, फादर, बिशप, ये सारे।
बहुत सारे, लेकिन सारे के सारे जो रहते थे अधीन, वो किसके अधीन रहते थे? पोप के। किसके अधीन रहते थे बच्चों? पोप के अधीन रहते थे। Okay. कुछ चीज है। तो सबसे बड़ा कौन होता था? रोम में, जो रोम का जो चर्च है, रोम का जो चर्च है उसका हेड, जिसे क्या कहा जाता है? पोप। ठीक है, पोप। इसके बाद आते बिशप, बिशप के बाद आते फादर। अब क्या हर कोई बिशप बन सकता था? हर कोई फादर बन सकता था? नहीं, इन्होंने उसके लिए भी कुछ नियम बनाए। पहला नियम उन्होंने क्या बनाया कि वो कोई भी कृषि दास ना हो। हम कृषि दास के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या था बच्चों? कि कोई भी कृषि दास ना हो, यानी कि जैसे हमने हिंदी में पालमपुर में भी पढ़ा है, जो भूमिहीन कृषक होते हैं उनको कृषि दास कहा जाता है। तो कोई भी कृषि दास ना हो। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कोई गरीब ना हो, वो ये बन सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कोई विकलांग ना हो। विकलांग ना हो, शारीरिक उसमें कोई भी कमी ना हो। समझ में आ रही है बात? ये शर्तें हैं, ठीक है। कोई शारीरिक रूप से बाधित ना होना, यानी विकलांग ना होना, विकलांग ना हो। तीसरा उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि चर्च में कोई भी फादर या बिशप नहीं बन सकता है यदि वो स्त्री है। ठीक है ना? आपने कभी स्त्री को देखा है? स्त्री को देखा है बेटा चर्च में फादर बने हुए? फादर तो वो तो मदर ही बनेगी। तो कभी किसी चर्च में आपने मदर को देखा है? नहीं, क्योंकि ये उन्होंने ये सारी चीजें निर्धारित की हैं कि चर्च में ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। कृषि दास नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, और वो स्त्री नहीं होनी चाहिए। वो ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए जिसे फादर बनना है, जिसे बिशप बनना है। दूसरा, आपने 9th में एक टेक्स्ट के बारे में सुना था जिसे टीथ कहते थे। सुना ही इस टेक्स्ट के बारे में? कौन बच्चा है जो जिसे थोड़ा बहुत भी याद है? बताओ मैम। चर्च को पूरे अंतराल में जो कृषक होता था, जो वो उपज करता था, उसका 10वां हिस्सा उसको मिलता था। चर्च को 10वां हिस्सा जो कृषक होता था, जो जहाँ का वो चर्च है ना, जैसे कोई गांव में वहां पे वो चर्च है, तो वो उस गांव के जो कृषक होते थे अपनी उपज का साल में 10वां हिस्सा किसको दे देते थे? चर्च को। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते थे? कौन सा टैक्स कहते थे? टीथ, है ना? ये चीज, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ये चीजें क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक चीज और देखेंगे इन फादर और पॉप के लिए। क्या देखेंगे हम इसमें? हम ये देखेंगे ये जो फादर थे, पॉप था, या चर्च की जो परंपराएं थी, काफी कुछ हद तक क्या था बेटा? ये सामंती समाज से प्रभावित थी। सामंती समाज से प्रभावित थी। कैसे कह सकते हो? बता सकते हो? कुछ रस्में वहां पर आपने चर्च में एक चीज देखी होगी। चर्च में जब फादर आते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं, देखा है आपने? उसके बाद खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं बच्चे? वो फादर के हाथ को अपने हाथ में लेकर, देखा घुटनों के बल बैठकर, है ना? देखा है आपने? पिक्चरों में देखा होगा, चर्च में नहीं गए होंगे तो पिक्चरों में देखा होगा। फादर खड़ा होता है और जो उससे कुछ मांगने जाता है या कुछ करने जाता है, रिक्वेस्ट करने जाता है,
तो वो घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और फिर उससे कुछ रिक्वेस्ट करता है। देखिए ये चीज की नहीं, बोलिए। Yes, ma'am. तो ये प्रभाव, ये स्टाइल, ये परंपरा इन्होंने कहां से ली? कुलीन वर्ग से। कहां से ली ये परंपरा? अमंती कुलीन वर्ग। क्योंकि कुलीन वर्ग के जो वो होते थे, उनके नीचे जो कार्य करते थे वो कुलीन वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। तो एक तरीके से इन चर्चों पर सामंती प्रभाव देखने को मिलता है हमें। ठीक वैसे ही जैसे सामंतों से कोई मिलने जाता था या लॉर्ड से कोई मिलने जाता था, नाइट वगैरह ये, तो वो पहले उसके सामने झुकते थे, घुटने पे बैठते थे, रिक्वेस्ट करते थे। तो चर्च ने भी इसी तरीके से परंपरा को अपनाया और यही रीजन है उन्होंने गॉड को और क्या बोलते हैं? लॉर्ड बोलते हैं, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लॉर्ड को Yes, ma'am. नाम दिया उन्होंने। ठीक है, ये परंपरा कहाँ से आई? वहीं से आई, क्योंकि लॉर्ड बोला जाता था, वही परंपरा यहाँ पर आई लॉर्ड के नाम से। आई बात समझ में आई? उन्होंने भगवान को लीड माना। तो भगवान के सामने भी कभी भी आप किसी पिक्चर में देखोगे जब वो प्रार्थना करते, किसी के यहाँ पे टीवी चल रहा है वो ऑफ कर दे, नहीं तो मैं दोनों को म्यूट कर दूंगी। मैं इसलिए आपको अनम्यूट नहीं करती हूँ, म्यूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेरीज करते हैं। ठीक, आइंदा आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लॉर्ड शब्द जो आया है चर्च में वो कुलीन वर्ग से आया है, सामंतों की परंपरा से आया है। इन पॉप ने, इन बिशप ने वही परंपरा अपने यहाँ पर भी शुरू कर दी, ताकि उन्हें ये लगे कि हम इन लोगों से कुछ अलग है, हमारा प्रभुत्व कुछ अलग है। इसके बाद इसी चर्च में एक और आता है वर्ग। ये तो वर्ग कौन सा हो गया? पॉप का, पादरियों का। ठीक है, पहला वर्ग ये हुआ हमारा। दूसरा वर्ग आता है हमारा भिक्षु। भिक्षु कौन जानता है भिक्षु के बारे में? बोलिए। हाँ, चलिए अब टाइम भी हो रहा है। मैम क्या? हरी। मैम भिखारी। ये ईसाई होते थे।